हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस एपिसोड में मैं एनसीईआरटी का क्लास 12 पार्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कशन करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मैं एनसीईआरटी के जेम्स आपके लिए लेके आ रहा हूं, इसका जो मेन पर्पस है वो है स्टूडेंट्स के अंदर एनालिटिकल स्किल डेवलप करना। बेसिकली मोस्ट स्टूडेंट्स की न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी इसलिए कम होती है बिकॉज वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम कर ही नहीं पाते हैं। जब भी उनके सामने कोई हार्ड टेक्स्ट होता है, कोई न्यूमेरिकल अच्छी लैंग्वेज में अगर लिखा होता है, तो वो उसका इंटरप्रिटेशन ही नहीं कर पाते। और वो इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाने का रीजन ये होता है कि उन्होंने ऐसी लैंग्वेज पढ़ी नहीं होती है, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लैंग्वेज उन्होंने पढ़ी नहीं होती है। तो आप अगर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लैंग्वेज नहीं पढ़ते हो तो नेचुरल सी बात है कि आप क्विकली ग्रास्पिंग कर ही नहीं सकते किसी न्यूमेरिकल की। तो आपको टाइम इंटरवल है, सॉल्विंग स्पीड जो है दैट गेट्स इफेक्टेड। तो आपको टेक्स्ट रीडिंग एबिलिटी होना चाहिए। उस टेक्स्ट में क्या हिडन है, वो क्या रिवील कर रहा है, क्या कॉन्सेप्चुअल बातें बोल रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन करना आपको आना चाहिए। और दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जब ये डिसीजन चलेगा एनसीईआरटी का तो उनको एब्सोल्युटली विद इन नो टाइम, बहुत क्विकली, बहुत ही बड़ी चीजें गेन हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। गेन इज ऑलवेज स्लो, ग्रोथ इज ऑलवेज स्लो एंड पेन्स टेकिंग। तो अगर आप इसको कंटिन्यूअसली देखते रहोगे तो मैं तो बता दूं, और फॉलो करते रहोगे, बुक से पढ़ने की कोशिश करोगे, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी ये सीरीज एंड होगा, इससे कई सारे जो आप एपिसोड देख चुके होगे, तो आपको अपने अंदर डेफिनेटली एक चेंज जरूर दिखाई पड़ेगा। आपको इंटरप्रिटेशन डेफिनेटली आएगा। और इसका यही पर्पस है कि आपकी टेक्स्ट बुक रीडिंग एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल, स्टैंडर्ड टेक्निकल टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन आपको अच्छे से आए। वो इसका मेन टारगेट है। और इसके अलावा एक टारगेट और है, वो ये है कि एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं जिसपे कि बहुत बार जेई एडवांस ने, बहुत बार रीजन असर्शन प्रॉब्लम जेई मेन और नीट में बहुत बार आए हुए हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एस्पिरेंट्स एज वेल एज नीट एस्पिरेंट्स, और जेई एडवांस के एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसा मार्कआउट करूंगा आप ये रियलाइज करोगे, मेनी टाइम्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। सो लेट्स मूव ऑन टू द टेक्स्ट बुक। तो अपनी टेक्स्ट बुक उठा लो एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 1, दैट इज इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड। तो टेक्स्ट बुक आप ओपन करो। तो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द आर्टिकल 1.3, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पैराग्राफ। Some substances readily allow passage of electricity through them, others do not. Those which allow electricity to pass through them easily are called conductors. They have electric charges, electrons that are completely free to move inside the material. बेटा यहां बोल रहे हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर रिलेटिवली फ्री। सो एब्सोल्युटली फ्री नहीं है, दे आर रिलेटिवली फ्री। Metals, human and animal bodies and earth are conductors. Metals, human body, animal bodies and earth are conductors. Most of the non-metals like glass, porcelain, plastic, nylon, wood offer high resistance to the passage of electricity through them. They're called insulators. Most of substances fall into one of the two classes stated above. ठीक है? When some charge is transferred to a conductor, it readily gets distributed over the entire surface of the conductor. तो बेटा आप ये रियलाइज करो कि टेक्स्ट बुक होती है ना, वो ग्रेजुअली आपको स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर इंजेक्ट करती जाती है। तो अभी जो पहला कॉन्सेप्ट आपने सीखा वो ये सीखा कि कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी इजिली कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात
स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स के लिए बात उसमें बोली गई, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडीज, दीज आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है। और अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली आ रही है, वो क्या बोली आ रही है कि whenever you give charge to a conductor, it rarely gets distributed over the entire surface of the conductor. अब बेटा इस बात को ध्यान रखना कि any net charge given to a conductor eventually resides on its outer surface. किसी भी कंडक्टर को अगर आप कोई नेट चार्ज देते हो तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट नेट चार्ज eventually resides on the outer surface of the conductor. ठीक है। In contrast, if some charge is put on an insulator, it stays at the same place. इंसुलेटर में जहां भी चार्ज दे दोगे वो मूव नहीं करेगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंसुलेटर्स में वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। दैट मींस इनसाइड द मटेरियल ऑफ द इंसुलेटर अगर आप चार्ज रखते हो तो चार्ज डिस्प्लेस नहीं करेगा, जहां रखोगे वो वहीं रहेगा। बट अगर आप किसी मेटल के मटेरियल में इनसाइड अगर आप चार्ज रखते हो तो इवेंचुअली उसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ठीक है। When we bring a charged body in contact with the earth, all the excess charge on the body disappears by causing a momentary current to pass to the ground through the connecting conductor, such as our body. This process of sharing the charges with the earth is called grounding or earthing. Earthing provides a safety measure for electrical circuits and appliances. A thick metal plate is buried deep into the earth and thick wires are drawn from this plate. These are used in buildings for the purpose of earthing near the main supply. यहाँ पे बेटा इस पैराग्राफ में मेनली आपको ये बात बताई गई है कि अगर आप एक चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर ले लोगे, सपोज आपने किसी भी शेप का एक चार्ज बॉडी ले लिया, आइसोलेटेड चार्ज बॉडी ले लिया, उसको अगर आप किसी वायर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट करोगे तो जो भी चार्ज उसका है एक्सेस चार्ज दैट गेट्स ट्रांसफर टू द अर्थ। तो ये चार्ज ट्रांसफरिंग टू द अर्थ थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। दूसरी बात तुम्हारे को बताई गई कि जो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उस पर लाइटनिंग कंडक्टर्स लगे हुए होते हैं और वो ग्राउंडेड होते हैं। जब एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी उस पर आती है तो वो उसको ग्राउंड कर देते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें भी अर्थिंग होती है। तो हर एक बड़ी बिल्डिंग के लिए हर एक हाउस होल्ड में एक अर्थिंग का एक पिट जरूर बना होता है जिसके अंदर डीप इनसाइड मेटालिक रॉड्स होती हैं और उससे बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया के वायर्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करने आ रहा हूं, इसमें मैं नेक्स्ट मूव ऑन करूंगा ऑन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर्टिकल 1.5। जो बेटा आर्टिकल में बोलता हूं बुक अपने पास रखो, उसको एक बार देखते जाओ। ठीक है। आपको डेफिनेटली अच्छे पॉइंट्स डेफिनेटली मिलते जाएंगे और ऐसे पॉइंट्स जो आपको आपके ब्रेन को इंसाइट करें वो पॉइंट्स आपको डेफिनेटली मिलते जाएंगे। और मिराकल्स बेटा एक्सपेक्ट नहीं करना, ये नहीं सोचना है कि मिराकल्स होंगे। मिराकल हैपेंस बट स्लोली। कंटिन्यूअसली करते रहोगे क्लास तो तुम्हारे को डेफिनेटली मिराकल होगा। इसको पढ़ते रहोगे डेफिनेटली मैं तो बता दूं इंप्रूवमेंट आएगा। 3 to 4 सेशन के बाद तुम्हें फील होना शुरू हो जाएगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू स्टडी विद द टेक्स्ट बुक। मेरा यही पर्पस है। ठीक है। देखो इस टाइम को मैं यूटिलाइज कर सकता था कुछ ऐसे पॉम्प एंड शो वाले वीडियोस में जो तुम्हें थ्रिल तो देते बट तुम्हारा लॉन्ग टर्म कोई भला नहीं करते। तो लॉन्ग टर्म में तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, उसके लिए मैं इस वीडियोस को बनाया। तो फर्स्ट थिंग इज जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्जेस की दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। चार्जेस आर एडिटिव। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि
If a system contains 2-point charges Q1 and Q2, the total charge of the system is obtained simply by adding algebraically Q1 and Q2. That is, charges add up like real numbers, or they are scalars like the mass of a body. If a system contains n charges Q1, Q2, Q3, Qn, then the total charge of the system is Q1 plus Q2 plus Q3 plus Qn and so on. Charge has magnitude but no direction, similar to the mass. However, there is one difference between mass and charge. Mass of body is always positive, whereas charge can be either positive or negative. तो यहाँ पे सिंपल सी बात बताई गई कि चार्जेस जो हैं वो एल्जेब्राइकली ऐड होंगे. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, चार्ज इज कंजर्व्ड. अब ध्यान देना, चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या है. Within an isolated system, जिसमें कोई भी एंट्री और एग्जिट नहीं है, जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो फिक्स्ड है. Within an isolated system consisting of many charged bodies, due to interactions among the bodies, charges may get redistributed, but it is found that total charge of the isolated system is always conserved. Conservation of charge has been established experimentally. It has been established experimentally. तो बात सीधी सी बात बोली गई कि चार्ज कंजर्वेशन एक्सपेरिमेंटली प्रूवन फैक्ट है. किसी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज कंजर्व्ड रहता है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है. अगर आप दो चार्ज बॉडीज को कनेक्ट करोगे तो किसी एक बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है. बट अगर आप जो बॉडीज इंटरैक्ट कर रहे हैं उसको अगर आप एक सिस्टम में कंसिडर कर लोगे तो उस सिस्टम का नेट चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड. ठीक है. It is not possible to create or destroy net charge carried by any isolated system, although charge carrying particles may be created or destroyed in a process. बेटा यहां पर बहुत ही खतरनाक बात बोल दी गई. It is not possible to create or destroy net charge. सिस्टम में जो नेट चार्ज है वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. But the charge carrying particles may be created or destroyed in a process. Means वो particles जो charge carry करते हैं वो create भी हो सकते हैं और वो destroy भी हो सकते हैं. Individual charge particle create भी हो सकता है, destroy भी हो सकता है. ठीक है. For example, a neutron turns into a proton and an electron during nuclear reactions. एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है. Similarly, a proton can get converted to a neutron plus a positron plus a neutrino. Antineutrino and neutrino these are particles like photon. They possess energy and angular momentum. और ये चार्जलेस हैं, इनकी बहुत ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, तो इनमें कोई चार्ज नहीं होता. दे आर एनर्जी पार्टिकल्स यू कैन से. बट न्यूट्रॉन आप देख रहे हो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में आ रहा है, प्रोटॉन आप देखो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में आ रहा है. इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर एंटी पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर, और इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन they can destroy each other, annihilate each other. This is called charge annihilation to produce gamma rays. During reaction,
ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस चार्ज एनिलिशन पॉसिबल है और वो कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ये चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। एनर्जी कैन गेट कन्वर्टेड टू पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उसको पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। तो पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी से चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो सकता है एंड चार्ज एनिलिएशन में चार्जेस एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके या एनिलिएट करके दे कैन क्रिएट एनर्जी। इन सारे प्रोसेसेस में कंजर्वेशन और लॉज, एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, ये फॉलो होता है। तो आप देख सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी में बोली गई है। और ये बोली गई है कि किसी भी आइसोलेट सिस्टम में नेट चार्ज कंजर्व रहेगा, इंडिविजुअल चार्जेस जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं और क्रिएट भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी सिंपली कहती है, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन एस्टैब्लिश that all free charges are integral multiples of basic unit of charge denoted by E। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना वो बेसिक यूनिट है, और जो भी चार्ज आज तक पाए गए हैं एक्सपेरिमेंटली फ्री स्टेट में, दोस ऑल हैव बीन मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही पाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे इसको प्रूफ किया चुका है। इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली proven fact, where n is any integer, positive or negative. This basic unit of charge is the charge that an electron or proton carries. By convention, charge of an electron is taken to be negative. Therefore, charge on electron is written as minus e and that on a proton as plus e. Convention लिखा हुआ है, माइनस प्लस का सिर्फ ये मतलब होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक चार्ज को माइनस साइन कन्वेंशन दे दिया गया, एक को प्लस दे दिया गया। तो माइनस प्लस का सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंस है कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, और ऐसा कोई मतलब नहीं है। सिर्फ दो डिफरेंट, वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे भी दे सकते थे, अप डाउन ऐसे ही बोल सकते थे, बट उस टाइम कन्वेंशनली माइनस प्लस अवेलेबल था तो उसको चूज कर लिया गया। ठीक है। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। The quantization of charge was first suggested by experimental laws of electrostatic electrolysis discovered by English experimentalist Faraday. It was experimentally demonstrated by Millikan in 1912. तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपने नाम सुना होगा, उसने चार्ज क्वांटाइजेशन को स्टैब्लिश किया। ठीक है। If protons and electrons are the only basic charges in the universe, all the observable charges have to be integral multiples of E. Thus, if a body contains N1 electrons and N2 protons, the net charge will be equal to N2 minus N1 into E. पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों का नेट ले लिया। ठीक है। Thus, the charge on any body is always an integral multiple of electron and can be increased or decreased also in steps of electron. ठीक है। अब इसमें बेटा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आने वाली है, जिसका जिसका मेन आउटकम थोड़ी देर बाद तुम्हें समझ में आएगा। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने इम्पेशेंट होते हो कि आप 3-4 मिनट बाद कहते हो कि यार लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स, सब्सटेंस चाहिए मेरे को तुरंत ही। बस यहीं से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे रैंकर में एक एवरेज स्टूडेंट। तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना होता, आपको सुनना होता है क्या बोला जा रहा है, क्या मकसद है इसका। तो अभी आप रियलाइज करोगे जो मैं अगला पॉइंट बोलने वाला हूं, हाउ ग्रेटली इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज। वो लेटर ऑन जब मैं गॉसलर के बारे में बात कर रहा हूँ तब उसकी इंपॉर्टेंस एकदम बिल्कुल सामने आएगी। तो आप कहोगे वो एनसीईआरटी में इतनी डीपली बातें कैसे सटल मैनर में लिखी हुई है, बिटवीन लाइंस कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं। देखो, द स्टेप साइज इज ई,
however very small, because at the macroscopic level we deal with charges of a few microcoulomb. तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, वो बहुत छोटा होता है. यूजुअली जो चार्जेस हम डील करते हैं वो माइक्रोकूलॉम में होते हैं. ठीक है ना. तो माइक्रोकूलॉम में बहुत सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. माइक्रोकूलॉम में काइंड ऑफ रिलेटिवली बिगर यूनिट हो गया. ठीक है. एट दिस स्केल the fact that charge of a body can increase or decrease in units of E is not visible. मीन्स अगर मैं बड़े स्केल में बात करूं तो बड़े स्केल पर चार्जेस का जो अपीयरेंस है वो डिस्क्रीट नहीं है, पॉइंट वाइज नहीं है. क्योंकि एक माइक्रो कूलॉम में भी आप सोच सकते हो 10⁻⁶ कूलॉम्स में, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ है. बहुत छोटा है. तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 माइक्रोकूलॉम, बहुत बड़े संख्या है. तो एक छोटे से चार्ज में भी दे आर बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो वो इतने पास पास होंगे कि आपके लिए उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी. वो डॉट डॉट जैसे अपीयर नहीं होंगे. दोज विल अपीयर एज कंटिन्यूअस. ठीक है. यही बात मैं तुम्हें बाद में लेटर ऑन रिमाइंड कराऊंगा. The grainy nature of charge is lost and it appears to be continuous. डॉट डॉट डिस्क्रीट नेचर खत्म हो जाता है, वो हमें कंटिन्यूअस अपीयर होता है. बट एनी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इवेंचुअली डिस्क्रीट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. अब यही जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लैंग्वेज है, यही आपके माइंड पे स्ट्राइक करता है और आपकी स्पीड को एग्जामिनेशन हॉल में बढ़ा देता है. क्योंकि जब क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो आप क्विकली समझते हो, उसका इंटरप्रिटेशन भी आपका क्विकली होता है. This situation can be compared with the geometrical concepts of points and lines. A dotted line viewed from a distance appears continuous but is not continuous in reality. As many points very close to each other normally gives an impression of a continuous line. Many small charges taken together appear as a continuous charge distribution. तो इनका सीधा सा कहना है, सीधे से कह रहे हैं, जस्ट एज अ स्ट्रेट लाइन इज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स, इन अ सिमिलर मैनर अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस इफ दे आर प्लेस्ड टू क्लोज टुगेदर, इफ दे आर प्लेस्ड टू क्लोज टुगेदर, तो आपको जो अपीयरेंस होगा चार्जेस का दैट विल बी कंटिन्यूअस. जस्ट लाइक एक स्ट्रेट लाइन इज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स. इन अ सिमिलर मैनर अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स बहुत क्लोज रख दिए जाएं, they will appear to you as continuous. ठीक है. At the macroscopic level, one deals with the charges that are enormous compared to magnitude of charge. Since electron charge is 1.6 in 10⁻⁹ coulomb, a charge of magnitude say 1 microcoulomb contains something like 10⁻13 times the electronic charge. At this scale, the fact that charge can increase or decrease only in units of E is not very different from saying that charge can take continuous values. तो ये बात अपने आप में प्रूफ हो रही है. अगर आप 1 माइक्रोकूलम चार्ज लेते हो तो उसमें 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड इफ इट इज अरेंज ऑन अ वायर, तो आप समझ सकते हो कि इट विल अपीयर एज ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे एग्जामिनर ने तुम्हारे को डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन दे दिया है. ठीक है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द आर्टिकल 1.6 दैट इज कूलॉम्स लॉ. स्टेटमेंट बहुत सिंपल है. Coulomb measured the force between 2 point charges and found that it varied inversely as the square of distance between charges and was proportional to product of magnitude of two charges. ठीक है. तो दो चार्जेस अगर आप लेते हो तो 2 point चार्जेस के बीच का जो फोर्स है दैट वाज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड प्रोपोर्शनल टू 1/r². ठीक है. एंड इट इज एक्सपेरिमेंटल. लॉ का मतलब एक्सपेरिमेंटल होता है. ठीक है.
अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है उसके बारे में बात हो रही है कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन दिस. While the original experiments establish it at a microscopic scale, it has also been established down to subatomic level, 10 per minus 10 meter. That means subatomic level पे भी Coulomb's law has been found valid. उसकी validity बहुत ही small distance पर भी proven fact है. ठीक है, that means subatomic level पे भी वो function करता है. ठीक है. अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है. इन द रिलेशन के इज सो फार आर्बिट्रेरी. जो कांस्टेंट लिखा हुआ ना वो आर्बिट्रेरी है. ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि न्यूटन्स लॉ में F इज इक्वल टू के एम ए है. के हैज बीन असाइंड अ वैल्यू ऑफ 1 इन SI system of units. Choice of K determines the size of unit of charge. In SI units, value of K is about 9 into 10 to power 9. SI में इस कांस्टेंट की वैल्यू ये है, कोई और यूनिट में इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और रहेगी. ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम दिस चॉइस इज कॉल्ड कूलॉम्ब. मतलब क्या बोल रहे हैं तुमसे, वी कैन चूज एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के. चॉइस ऑफ के डिटरमाइंस द साइज ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज. ठीक है, के की वैल्यू से क्यू का वैल्यू बताया जा रहा है और बोल रहे हैं SI में जब आप के का वैल्यू ये लेते हो तब जो क्यू का वैल्यू आ रहा है वो 1 कूलॉम्ब है. डेफिनेशन ऑफ 1 कूलॉम्ब आया. ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ 1 कूलॉम्ब वी सी दैट कि अगर आप 1 कूलॉम्ब का चार्ज ले लो, 1 मीटर की सेपरेशन रख दो तो उनके बीच का फोर्स इतना होता है. तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. इंपॉर्टेंट बात यह कि जब आप कोई लॉस पढ़ते हो तो उसमें आपकी जो फोर्सेस होती हैं वो कुछ पैरामीटर्स के प्रोपोर्शनल आती है. तो उसमें क्या होता है, आपको जो लॉ होगा उसमें हमेशा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा. अब वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ यूनिट्स. चॉइस ऑफ यूनिट्स, वही बात यहां बोली गई है कि वो जो कांस्टेंट के है दैट कुड हैव बीन एनीथिंग. वो 1 भी हो सकता था, कुछ यूनिट्स में उसकी वैल्यू 1 भी होती है, 1 भी हो सकता था वो. ठीक है, कांस्टेंट के in this equation is usually put as 1 upon 4 pi epsilon for later convenience. तो जितना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हैज अरिजन ओनली ड्यू टू अ फैक्ट दैट हमने क्यू का ऐसा वैल्यू चूज किया कि कांस्टेंट ऐसा आ गया. दैट मींस चॉइस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स से ये कांस्टेंट के की वैल्यू डिफाइन हो रही है. ये भी इलाबोरेटेड होगा आगे चल के, अभी पढ़ोगे कि एनसीईआरटी इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है इस कांस्टेंट के बारे में. पॉइंट्स टू पॉइंटर में भी आपको फिर से मिलेगी ये बात. मैं फिर से आपको एम्फेसाइज करूंगा, मैं टेक्स्ट बुक के फ्लो में जाना चाह रहा हूं इसलिए मैं फिर से भी इस बात पर आऊंगा. जब एनसीईआरटी में फिर से इसका रेफरेंस आएगा तो मैं इसके बारे में फिर से बात करूंगा. ठीक है, अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमें एनसीईआरटी में क्या पढ़ना चाहिए. तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो मिनिमम आप क्या कर सकते हो. एक तो पहली बात, आप टीचर की हेल्प लो, नंबर 1. नंबर 2, जो भी लॉज होते हैं उस लॉज के बाद एनसीईआरटी में हमेशा उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस लिखी होती हैं, उस ऑब्जर्वेशंस को जरूर पढ़ना चाहिए, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती हैं. तो मैं एनसीईआरटी में ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करने आ रहा हूं. ठीक है, एनसीईआरटी कह रहा है force F12 on charge Q1 due to charge Q2 is obtained simply by interchanging 1 and 2. वो कह रहे हैं F12 is minus of F21. That means Coulomb's law agrees with Newton's third law. That means कोई भी दो चार्जेस अगर आप लेते हैं तो आपस में जो एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं
वो न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो कर रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है। Coulomb's law gives force between two charges q1 and q2 in vacuum. In vacuum. If charges are placed in matter or the intervening space has matter, the situation gets complicated due to the presence of charge constituents of matter. Means यही charges को if they are placed in matter या इनके बीच कोई दूसरा मैटर आ जाए, कोई सब्सटेंस आ जाए, तो कह रहे हैं सिचुएशन गेट्स कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। तो इन चार्जेस को अगर आप किसी ऐसे मटेरियल में रख दो, वो मटेरियल का इस पे कुछ इफेक्ट होगा और थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड इनके हिसाब से सब बता रहे हैं। ठीक है। तो मैं अभी तुम्हें थोड़ा सा इसका ब्रीफली बता दूं, और जब एनसीईआरटी में दोबारा इसके बारे में बात आएगी तो हम फिर से डिस्कशन करेंगे। मान लो आपने चार्ज Q1 Q2 को आपने एक इनफाइनाइट मीडियम में रख दिया। इनफाइनाइट मीडियम में ऐसे चूज कर रहा हूं सो दैट इनके बीच का सेपरेशन है वो बहुत छोटा हो जाए एज कंपेयर टू एक्सटेंट ऑफ मीडियम। और जब मीडियम की एक्सटेंट इन्फिनिटी होगी तो जो उसका इन्फ्लुएंस होगा वो Q1 और Q2 पर आइडेंटिकल होगा और वो इस सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मीडियम जो होता है, सपोज वो वाटर जैसा है, एवरी मीडियम इज अ मॉलिक्यूल, सब्सटेंस वो मॉलिक्यूल है, और वो मॉलिक्यूल का नेट चार्ज तो वैसे जीरो होगा बट उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स होंगे, तो वो डाइलेक्ट्रिक है। दैट मीन्स या तो उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, अदरवाइज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आएगा। ठीक है। तो इस डाइपोल, अब इस Q1 का इस डाइपोल पर फील्ड एक्शन में है, उस फील्ड की वजह से जो डाइपोल है इट कैन एक्सपीरियंस अ टॉर्क, इट कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स, उसकी वजह से मीडियम में रीअलाइनमेंट होगा, और जब मीडियम में रीअलाइनमेंट होगा तो उस रीअलाइनमेंट की वजह से मीडियम का जो इफेक्ट है चार्ज Q1 पर वो भी एडिशन में एक्शन में आ जाएगा। तो दैट मीन्स अब अगर आप Q1 कंसिडर करोगे तो Q1 पर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये तो लग ही रहा होगा, बट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू मीडियम भी आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स है वो चेंज हो जाएगी। तो जो आप पढ़ते हो कि जो आप दो चार्जेस को इनफाइनाइट मीडियम में अगर आप रख दो तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 1/k टाइम्स हो जाती है, वह k इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। मींस इन अ मीडियम जो फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाता है मीडियम की प्रेजेंस में, या आप एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, जिस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो, थीटा में ऐड हो जाता है। बट ये ध्यान रखना है कि ये नेट फोर्स है, वो ये वैल्यू है, और इस फोर्स में इन चार्जेस के बीच का फोर्स एंड मीडियम का फोर्स ये दोनों इंक्लूडेड है। तो व्हाट चेंजेस इज रिजल्टेंट। और ये हमेशा ध्यान रखना कि किसी एक इंडिविजुअल चार्ज पर किसी दूसरे चार्ज का जो फोर्स होता है दैट नेवर चेंजेस। F12 is independent of medium, is independent of presence of other charges. What changes is resultant force, और आपको मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी में बात लेटर ऑन फिर से आपके सामने लिखी होगी। चल आई विल टेक यू बैक टू दिस सिचुएशन। अब इसको बेटा ध्यान रखना, जो 1/k टाइम्स हो जाता है ना फोर्स, k इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो रिजल्टेंट फोर्स हो जाता है। इंडिविजुअल पेयर की फोर्स होती है दैट विल नेवर चेंज, वो हमेशा वैसे ही वैसे ही रहेगी। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्जेस मीडियम गेट्स पोलराइज्ड, और इस पोलराइज मीडियम का एक एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगना शुरू होता है, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगना शुरू होता है, उसकी वजह से रिजल्टेंट है दैट गेट्स चेंज्ड। तो आप सोचो कि एनसीईआरटी में 2 लाइन में कितनी इंपॉर्टेंट बात मेंशन हो गई है। ठीक है।
Then I come to Article 1.7. एक बात हमेशा ध्यान रखें, रिलीजियसली एनसीईआरटी के सारे वर्कड एग्जाम्पल आपको पढ़ने चाहिए रिलीजियसली। उसमें भी कई बात बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। नेवर मिस एनी एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी। तो नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट forces between multiple charges, then principle of superposition. ठीक है, this paragraph. Experimentally, it is verified that force on any charge due to a number of other charges is vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time. The individual forces are unaffected due to the presence of other charges. This is termed as principle of superposition. That means अगर आप कोई चार्ज Q1 लेते हो, Q2 लेते हो, Q3 लेते हो, तो इस Q1 पर एक फोर्स Q3 का लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये रिजल्टेंट लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Q2 ये पेयर का चार्ज चेंज नहीं होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Q3 ये पेयर का चार्ज चेंज नहीं होगा। दोनों इंडिविजुअली ऐसे फोर्स लगाएंगे एज इफ अदर वर एब्सेंट। इंडिपेंडेंटली जो फोर्स लगा रहा है वो बना देंगे, इंडिपेंडेंटली जो फोर्स लगा रहा है वो लगा देंगे, और फिर आपके पास एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, दोनों का नेट इन्फ्लुएंस। बट इंडिविजुअल फोर्स इज नॉट इफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ द अदर्स। तो दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यही बात अभी मैंने आपसे कुलॉम्स लॉ के स्टेटमेंट देते टाइम मैंने आपसे बोली थी, सेम बात मैंने आपसे बोली थी। नेक्स्ट आई कम टू दी आर्टिकल 1.8 of electric field. Let's go to the article electric field. Electric field, article 1.8. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके इंटरप्रिटेशन में जा रहा हूं, जहां पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यही मैंने आपसे कहा था कि हर एक डेफिनेशन के बाद एनसीईआरटी में पॉइंट्स जरूर लिखे होते हैं, और वो पॉइंट्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड due to a charge q at a point in space may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point. ठीक है, आगे एक लाइन और पढ़ लेते हैं। The charge q which is producing electric field is called a source charge, and the charge q which tests the effect of a source charge is called test charge. Note that source charge q must remain at its original location. However, if a charge q is brought at any point around q, q itself is bound to experience an electrical force due to small q and will tend to move. A way out of this difficulty is to make q negligibly small. F is then negligibly small, but the ratio is finite and defines the electric field. अब इस छोटी सी बात में उन्होंने ये लिख दिया, ये बता दिया कि अगर आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी कि अगर आप कोई चार्ज क्यू कंसिडर कर रहे हो, इस क्यू के इन्फ्लुएंस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो इन स्पेस, तो दिस क्यू दैट क्रिएट्स फील्ड इज सोर्स चार्ज। इसके सामने अगर आप एक पॉइंट चार्ज रखते हो दैट इज एक्सपीरियंसिंग दिस फोर्स, उसको टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सोर्स चार्ज शुड बी फिक्स्ड, ये फिक्स होना चाहिए। टेस्ट चार्ज में भी मूविंग, वो मूविंग हो सकता है, सोर्स चार्ज फिक्स्ड, दैट में बी मूविंग। ठीक है, अब ये उस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और वो उसको फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बट वो टेस्ट चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा क्योंकि एक्शन पेयर है, वो भी इस पे फोर्स लगाएगा।
उसके फोर्स की वजह से मूव भी करना शुरू कर देगा, इसका खुद का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इसका अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टेड ना हो, ये खुद मूव ना करे, क्योंकि अगर ये मूव कर गया तो इसका जो भी इंफ्लुएंस है वहां पर वो इनफैक्ट चेंज हो जाएगा। इसका खुद का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अगर होता है तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, तो उसकी हमेशा फाइनाइट शेप एंड साइज होगी। तो उसके सामने अगर आप चार्ज क्यू रखोगे तो उसकी वजह से इस पर इंडक्शन की फिनोमेना होगी और इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ जाएगा। और इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ जाएगा तो ये जो इन्फ्लुएंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो बिगड़ जाएगा। तो इस क्यू की वजह से इस पर कोई इफेक्ट ना हो, दैट्स वाई इट हैज बीन चूजन टू बी वेरी स्मॉल। इसलिए डेफिनेशन ऐसे दी जाती है, लिमिट क्यू टेंडिंग टू जीरो। अब यही इंसाइट, सोच पाने की शक्ति आपके अंदर जनरेट करनी है कि टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद हर लाइन को कैसे आप इंटरप्रेट करो, कैसे आप उसकी डेप्थ को समझो। नेक्स्ट आई गो ऑन टू द पॉइंट नंबर 2. Note that electric field E due to charge Q, though defined operationally in terms of some test charge Q, is independent of Q. This is because F is proportional to Q. So the ratio F by Q does not depend on Q. जो आप रेशियो लेते हो F by Q, फील्ड डिफाइन किया गया F by Q से, जैसे आपने रेशियो लिया तो Q गेट्स एलिमिनेटेड। दैट मीन जो फील्ड है वो साफ साफ क्या बोल रहे हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, क्योंकि आपका डेफिनेशन ही ऐसा है। तो फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू, ठीक है। बट फील्ड डज डिपेंड ऑन आर, आर का फॉर्म, आर की वैल्यू इसमें आएगी, ठीक है। अच्छा, इसी पैराग्राफ के लास्ट पॉइंट पे बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू चार्ज क्यू इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन स्पेस कोऑर्डिनेट्स आर, पोजीशन डिपेंडेंट है। फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ चार्ज क्यू all over the space, we get different values of electric field. The field exists at every point in three-dimensional space. Important बात है कि कोई चार्ज लेते हो तो चार्ज की वजह से ऑल ओवर स्पेस हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। कोई भी चार्ज आपने रखा तो उसका फील्ड, उसका इन्फ्लुएंस पूरे यूनिवर्स में हर जगह पर होगा। इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। नेक्स्ट आई कम टू द पॉइंट नंबर 4. At equal distances from the charge q, the magnitude of its electric field E is same. The magnitude of electric field E due to a point charge is the same on a sphere with the point charge at its center. In other words, it has a spherical symmetry. तो इनका कहना का मतलब ये है कि अगर आप कोई पॉइंट चार्ज रखते हो, ठीक है, तो वो पॉइंट चार्ज की वजह से हर एक पॉइंट पर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ऑल्दो डायरेक्शन डिफरेंट है, फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। The magnitude of its electric field is same. The magnitude of electric field E due to a point charge is the same on a sphere with the point charge at its center. In other words, it has a spherical symmetry. इसलिए जो पॉइंट चार्ज का जो फील्ड होता है उसको स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड बोलते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आर डिस्टेंस का रेडियस अगर आप एक स्फीयर ड्रॉ कर दो, कीपिंग दैट पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर, तो वो स्फीयर पर हर पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है बिकॉज इट हैज गॉट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शंस एट दोस पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आई मूव ऑन टू द आर्टिकल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट, कितनी बड़ी चीज यहां पर इस आर्टिकल में लिखी हुई है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस आर्टिकल का
पहले मैं आपको कंक्लूजन दे दूं। कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रियल थिंग। कोई चार्ज अगर आप स्पेस में रखते हो तो उसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर यूनिवर्स, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड आउट कर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रियल थिंग, इट हैज गॉट रियल एग्जिस्टेंस, इट्स अ फिजिकल एंटिटी। तो चार्ज के रखते ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड्स इन स्पेस लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे चार्ज किसी पॉइंट पर आप रखते हो उसकी वजह से पूरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड आउट होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह स्प्रेड आउट होता है। इस इफेक्ट कैन बी फेल्ट बाय एनी चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज गॉट अ रियल प्रेजेंस इन स्पेस। ठीक है। The term field in physics generally refers to a quantity that is defined at every point in a space and may vary from point to point. Electric field is a vector field since force is a vector quantity. तो फील्ड का मतलब यही है कि कोई चार्ज आपने रखा, उसके से ऑल ओवर स्पेस का इन्फ्लुएंस है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम फील्ड के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है बिकॉज हर पॉइंट पर एक डायरेक्शन होगा और उसका एक मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है। बट अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, वो अगला पैराग्राफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इनफैक्ट दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक वेव चैप्टर। इलेक्ट्रोमैटिक वेव चैप्टर जो आप एंड में पढ़ोगे उसका एक तरह से फाउंडेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यही टेक्स्ट बुक की इंपॉर्टेंस होती है कि वो आपकी थॉट प्रोसेस को ग्रेजुअली बिल्डअप करती जाती है। The true physical significance of concept of electric field, however, emerges only when we go beyond electrostatics and deal with time-dependent electromagnetic phenomena. Suppose we consider the force between two distant charges Q1, Q2 in accelerated motion. अब आपने चार्ज Q1, Q2 को फिक्स नहीं लिया, उनको आपने एक्सलेटेड मोशन में ले लिया। Q1, Q2 आर इन एक्सलेटेड मोशन। ठीक है। Now, the greatest speed with which a signal or information can go from one point to another point is the speed of light. प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है, एक पॉइंट ऑफ स्पेस से दूसरे पॉइंट तक फास्टेस्ट जो सिग्नल कैरी ऑन कर सकता है या कोई इंफॉर्मेशन कैरी ऑन कर सकती है वो है स्पीड ऑफ लाइट। उससे फास्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। फास्टेस्ट कम्युनिकेशन इज थ्रू स्पीड ऑफ लाइट। ये अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। तो Q1, Q2 एक्सलेटेड है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, दे आर एक्सलेटेड। इफेक्ट ऑफ एनी मोशन ऑफ Q1 ऑन Q2, Q1 को हमने मूव किया, उस मोशन की न्यूज Q2 तक कैन नॉट अराइज इंस्टेंटेनियसली, वो तुरंत नहीं हो सकता। There will be some time delay between the effect of force on Q2 and cause motion of Q1। मतलब सिंपल सी बात ये है कि ऐसे अगर इसको मैं समझाऊं कि मान लो Q1 चार्ज था, एक Q2 चार्ज था। सपोज यू शिफ्ट द चार्ज समवेयर, इसको आपने एक्सलेट किया, इसको आप एक्सलेट करोगे तो उसका जो इन्फ्लुएंस है Q2 पर, दैट विल टेक फाइनाइट टाइम टू रीच Q2। और जब तक इसका इन्फ्लुएंस Q2 पे नहीं पहुंचे तब तक Q2 को फील ही नहीं होगा कि ये मूव कर गया। तो Q1 का कोई भी मोशन जो आप चेंज करोगे वो इलेक्ट्रिकल न्यूज स्पीड ऑफ लाइट से कुछ टाइम के बाद Q2 पहुंचेगी। कुछ टाइम तक Q2 को पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसको नहीं पता चलेगा। ठीक है। देयर विल बी सम टाइम डिले between effect of force on Q2 and cause motion of Q1। It is precisely here that notion of electric field, strictly electromagnetic field, is natural and very useful। The field picture is this। अब important बात क्या है, how to explain it। The accelerated motion of charge Q1 produces electromagnetic waves। Q1 को आप मूव करोगे,
उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप होगी, ठीक है, which then propagates with the speed of c, speed of light, reach q2 and cause a force on q2. तो q1 का जो इलेक्ट्रिकल न्यूज है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हुए तब q2 पे पहुंचेगा और फिर उस पर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ये टाइम डिले है, q1 को मूव करते ही न्यूज वहां नहीं पहुंचेगी, वो स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रोमैटिक वेव के फॉर्म में पहुंचेगी। इलेक्ट्रोमैटिक वेव इज अ रियल एंटिटी, ठीक है। The notion of field elegantly accounts for the time delay. Thus, even though electric and magnetic fields can be detected only by their effects on charges, they are regarded as physical entities, not merely mathematical constructs. मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये रियल फिजिकल एंटिटीज हैं, सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज नहीं है। दे आर नॉट merely मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स, they have got real presence. They have an independent dynamics of their own. They evolve according to laws of their own. They can also transport energy. Thus, a source of time dependent electromagnetic field turns on briefly and switched off, leaves behind propagating electromagnetic fields transporting energy. The concept of field was first introduced by Faraday and is now among the central concepts in physics. तो कहने मतलब है कि चार्ज को अगर आप शिफ्ट करते हो तो शिफ्ट करने से स्पेस में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती हैं और वो फिर आगे कम्युनिकेट होती है। अब बात यहाँ पर ये है कि जैसे यहाँ बोला रहा है कि Q1 को अगर आप मूव करोगे तो उसका इफेक्ट Q2 पे कुछ देर के बाद पहुंचेगा। व्हाट हैपेंस टू न्यूटन्स थर्ड लॉ? क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ वायलेट हो गया है? अगर मैं सिर्फ Q1 Q2 के टर्म्स में बात करूं तो वायलेशन दिख रहा है, बट न्यूटन्स थर्ड लॉ इज नॉट वायलेटेड बिकॉज यहाँ पे 3 एजेंट्स हैं। इफ यू टेक आवर सिस्टम एज Q1, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड Q2, दे आर 3 पीपल, Q1 Q2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर वो तीनों को मैं अकाउंट में ले लूं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज नेवर वायलेटेड, उसका वायलेशन नहीं होता है। मीन्स Q1 अगर मूव कर रहा है तो जो भी आपको चेंज ऑफ मोमेंटम अपीयर हो रहा है दैट इज बीइंग कैरीड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के पास है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का वायलेशन नहीं है और इससे डीपली आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में पढ़ोगे और हायर क्लासेस में पढ़ोगे। नेक्स्ट आई मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which is article 1.9. आर्टिकल 1.9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बात ये हो रही है कि अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज लेते हो उसकी फील्ड को विजुलाइज करने के लिए हम उससे डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस को प्लॉट करते हैं। तो फील्ड लाइंस जो होता है वो काइंड ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए है, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन is proportional to magnitude of charge. Number of field lines that you draw is proportional to magnitude of charge. It's your choice कि आप पर कूलम कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो। तो दो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट सेम चार्ज, ठीक है। तो यहां बात ये हो रही है द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय density of field lines. E is strong near the charge, so the density of field lines is more near the charge and lines are closer. Away from the charge, field gets weaker and the density of field lines is less, resulting in well separated lines. चार्ज के पास जाओगे तो अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया कंसिडर कर रहे हो तो उस पर आप देखोगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा हैं, जैसे आप दूर जाओगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपको कम अपीयर होंगी। डेंसिटी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर डिपेंडेंट है स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, ठीक है। ये साफ साफ बोल रहे हैं।
Density of field lines is more near the charge and lines are closer. ठीक है, that means field lines जो हैं जहां पास पास है, फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी. ये आपसे बोल रहे हैं कि another person may draw more lines, but the number of lines is not important. In fact, an infinite number of lines can be drawn in any region. It is the relative density of lines in different regions which is important. Relative density of lines in different regions, that is important. ठीक है, जैसे कि मान लो हमने एक पॉइंट चार्ज लिया. ठीक है, देयर इज अ पॉइंट चार्ज. अब वो पॉइंट चार्ज से आप इमेजिन करो कि आपने कोन ड्रॉ कर दिया है. ठीक है, यू ड्रॉन अ कोन ऑफ सॉलिड एंगल डेल्टा सिग्मा. डेल्टा सिग्मा का सॉलिड एंगल का आपने कोन ड्रॉ कर दिया है. ठीक है, ये सॉलिड एंगल का आपने कोन ड्रॉ कर दिया है. ठीक है, तो एज यू मूव आउट फॉर दिस एरिया एंड फॉर दिस एरिया, फॉर बोथ दिस एरियाज, total number of field lines that are trapped in this cone will remain same. तो सपोज आपने n लाइंस आपने कहा कि इसमें से पास कर रहे हैं, n लाइंस जा रहे हैं इसमें से. ठीक है, तो आप अगर इस पर्टिकुलर एरिया को अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर एरिया से आप देख सकते हो सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो फील्ड की डेंसिटी है वो ज्यादा हो रही है, फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा हो रही है. और यहां पर अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो सेम है, बट इट इज स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया. एरिया ज्यादा हो गया तो रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे कम है. तो यहाँ पे फील्ड वीक है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है. ठीक है, बट वन थिंग इज श्योर, थ्रू बोथ दीज एरियाज टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज सेम. तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर सेम है, ठीक है, तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज proportional टू total number of field lines. Electric flux is proportional to number of field lines. ये दोनों एरियाज से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम है, इससे दोनों से फ्लक्स सेम है. बट इलेक्ट्रिक फील्ड is proportional to number of field lines per unit area. तो ऐसे मान लो कि आप एक ऐसे स्फीयर बना देते हो, तो वो स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है. अब मान लो उसका आप के पार्ट चूज कर रहे हो, के पार्ट 1/4, 1/3, के इज 1/3, 1/4, कुछ पार्ट आप चूज कर रहे हो. तो जो आपने एरिया चूज किया है वो इतना चूज किया है. ठीक है, तो इस एरिया के थ्रू कितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, इसके प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहां पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज लेस, number of field lines per unit area is more, field is strong, field is weak. तो हम फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के थ्रू सोच सकते हैं, एज वेल एज फ्लक्स के बारे में हम सोच सकते हैं. तो दिस आर्टिकल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन एनसीईआरटी. इसका आप लोग रीडिंग जरूर कर लें, मैंने आपको पूरा समझा दिया है. ठीक है, देखो आपने एक पर्टिकुलर सॉलिड एंगल चूज किया. सॉलिड एंगल की डेफिनेशन आपको पता होगी, एरिया अपॉन आर स्क्वायर होता है. अगर आप एक स्फीयर लेते हो तो वो स्फीयर के लिए स्फीयर का जो पार्ट ऑफ एरिया आप ले रहे हो, दैट अपॉन आर स्क्वायर इज सॉलिड एंगल. वी नो दैट इन अ रीजन, वी नो दैट इन अ गिवन सॉलिड एंगल number of radial field lines is same. In figure, for 2 points P1 and P2 at distances R1 R2 from the charge,
element of area subtending the solid angle is r1 square delta omega and r2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा एट p2। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को n ले रहे हो तो यहाँ पे जो एरिया है वो r1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा है, यहाँ जो एरिया है वो r2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो यहाँ पर है परमिट एरिया वो n अपॉन दिस है, और यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वो n अपॉन दिस है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फील्ड लाइंस परमिट एरिया ज्यादा है, फील्ड लाइंस परमिट एरिया कम है। तो यही मैंने आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, जिसमें कि डेल्टा ओमेगा कांस्टेंट है इसमें। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। सिंस n and delta omega are common, the strength of field clearly has 1 upon r square dependence। फील्ड 1 by r स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया या n by r स्क्वायर, एंड फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। दो अलग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो बेटा इस पैराग्राफ को आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ और इससे बहुत आराम से क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। वहां पे तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। द फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Field lines start from positive charges and end at negative charges. If there's a single charge, they may start or end at infinity. ये obvious सी बात है, आप इससे familiar थे। In a charge-free region, electric field lines can be taken to be continuous curves without any breaks. But अगर multiple charges हैं तो हो सकता है किसी particular point पर field न्यूट्रलाइज हो या जीरो हो जाए, तो उस वक्त फील्ड में डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चार्ज कंडक्टर लेते हो तो आपने पढ़ा हुआ है कि चार्ज कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो एट द बाउंड्री ऑफ ए कंडक्टर, कोई भी अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर ले रहे हो तो उसके बाउंड्री के क्रॉस देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फील्ड। जस्ट इनसाइड कंडक्टर फील्ड जीरो होता है, जस्ट आउटसाइड फील्ड ई होता है। तो किसी कंडक्टर के अंदर जीरो से ई तक देयर इज डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, देन वी कम टू पॉइंट नंबर 3। Two field lines can never cross each other. If they did, the field at point of intersection will not have a unique direction, which is absurd। तो ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट से दो लाइंस क्रॉस नहीं कर सकते, बिकॉज बाय डेफिनेशन फील्ड लाइंस पे टेंजेंट होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बता रहा होता है। तो एक पॉइंट पर अगर दो फील्ड लाइंस आप इंटरसेक्टिंग दिखा दोगे तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन से आएंगी, विच इज नॉट अलाउड। लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप्स। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में नहीं होगी, बिकॉज अगर इसको आप क्लोज लूप में कंसिडर कर लेते हो, आप अज्यूम कर लेते हो कि दे आर इन क्लोज पाथ। मान लो आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इन क्लोज पाथ, तो उस वक्त आप अगर इस क्लोज पाथ के अलॉन्ग चलते हुए ई डॉट डीएल निकालोगे, जिसको आप कह सकते हो, मान लो क्यू नॉट चार्ज लेकर के आप क्लोज पाथ में चले गए, तो क्यू नॉट इज फोर्स, ये लिखा हुआ है एफ डॉट डीएल वर्क डन लिखा हुआ है। तो अगर आप क्लोज पाथ में चले आओगे तो वर्क डन नॉन जीरो हो जाएगा, विच इज नॉट अलाउड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। आप लेटर ऑन मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में पढ़ोगे, जो टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। उसके लिए ये पॉसिबल है, वो क्लोज पाथ में होता है। बट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज पाथ में कभी नहीं होता है, ड्यू टू दिस रीजन। तो अगर आप क्लोज पाथ में चलते हो तो क्लोज पाथ में वर्क डन नॉन जीरो हो जाएगा, विच इज नॉट अलाउड बिकॉज इट वायलेट्स द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आई होप कि आप इन बातों को फॉलो कर रहे होगे और इसको ध्यान रखोगे। अब मैं जा रहा हूं
एक सिंपल पॉइंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगला आर्टिकल है, मैं उस पर मूव ऑन कर रहा हूं। आर्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ बेटा, एक बात ध्यान रखना, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट में मिल गया है, जो कि ये लिखा हुआ है, it will not be proper to say that number of field lines is equal to E delta S। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्लक्स के बराबर नहीं है, अभी एक्सप्लेन किया था, इंपॉर्टेंट है, देखो स्टार ला के लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज आफ्टर ऑल a matter of how many field lines we choose to draw. What is physically significant is relative number of field lines crossing a given area at different points. तो ये हम डिसाइड करते हैं कि कितने फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इट्स आवर चॉइस। तो नेक्स्ट एक छोटी सी बात है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ था, लेट्स रिमेंबर दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा आप लोगों को एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर फील्ड आना चाहिए, उसके बारे में फील्ड कैसा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले पता होना चाहिए अगर आप, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है इसलिए मैंने फॉर्मूले के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो आपके नोट्स में लिखे होंगे, उसको जरूर याद रखें, मोस्ट टाइम्स इट इज आस्क्ड। यस, notice the important point that dipole field at large distances falls off not as 1 by r square but as 1 upon r cube, 1 upon r cube. तो डाइपोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से लार्ज डिस्टेंस पर अगर बात करूं तो फॉर्मूला आपको मालूम है, एक्सियल पोजीशन पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन 4 पाई नॉट 2p अपॉन r क्यूब, एंड सिमिलरली इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है 1 अपॉन 4 पाई नॉट p अपॉन r क्यूब। तो फील्ड का जो वेरिएशन है वो 1 बाई आर स्क्वायर वेरिएशन नहीं है, इनफैक्ट 1 अपॉन r क्यूब वेरिएशन है। फील्ड फॉल्स फास्टर, डाइपोल की वजह से फील्ड फॉल्स फास्टर देन पील ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। The magnitude and direction of dipole field depends not only on the distance r but also on the angle between position vector r and dipole moment p। फील्ड पी पे भी डिपेंडेंट है और पी के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंडेंट है, डाइपोल कैसे रखा हुआ उस पर भी डिपेंडेंट है। अब बेटे इन्हीं सब बातों पर रीजन असर्शन के क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं बातों पे मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा होता है, उसको आपको इंटरप्रेट करना होता है। तो जो बच्चे क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं उनमें ये एबिलिटी आ ही नहीं पाती ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्योंकि वो कभी उन्होंने अपना खुद का लैंग्वेज बिल्डअप नहीं किया होता है, दे आर सर्वाइविंग ऑन द लैंग्वेज ऑफ टीचर्स, उनका इजी लैंग्वेज पे वो सर्वाइव करते हैं, इसलिए उनका खुद का थॉट प्रोसेस एक्टिवेट नहीं होता। तो कंपटीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इज योर थॉट प्रोसेस बीइंग एक्टिवेटेड, स्पेशली अगर नीट के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं वो तो हर लाइन पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल्स, मैं इसके बारे में बस एक ही लाइन बोलूंगा, डाइपोल कोई एक्स्ट्रा एंटिटीज नहीं होते हैं, डाइपोल्स आर जस्ट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल लेवल पे होते हैं, डाइपोल इज मॉलिक्यूल। आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर मॉलिक्यूल H2O इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप, ठीक है, जैसा वाटर मॉलिक्यूल है तो उसके पास एक डाइपोल मोमेंट होता है, तो वो एक एग्जांपल है। तो ऐसा नहीं है कि डाइपोल्स जो है वो -q और +q चार्ज नेचर में अरेंज्ड है, इनफैक्ट मॉलिक्यूल्स को ही डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। अब डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे तो उसमें नेट फोर्स 0 होता है, टॉर्क P क्रॉस E होता है,
बट इसी में एक बहुत मामूली सी फाइन लाइन लिख दी गई है। क्या लिख दी गई है? व्हाट हैपेंस इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म? डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे तो क्या होगा? In that case, the net force will evidently be non-zero. In addition, there will in general be a torque on the system as before. The general case is involved. So let us consider simpler situations when P is parallel to E. अब देखो, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और इसमें आपने एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, तो नेचुरल सी बात है इसका जो नेगेटिव चार्ज है उस पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्यू ई है, लेस है, और जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्यू ई प्लस डेल्टा ई है, ज्यादा है, तो नेट फोर्स लग रहा है। इसके अलावा अगर उसको आप इस तरह से रखोगे, फील्ड लाइन के अलॉन्ग ही रखोगे, ऐसे रखोगे, तो ऑफकोर्स टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा, तो टॉर्क भी लगेगा, नेट फोर्स भी लगेगा। और फॉर्मूला मोस्ट ऑफ यू माइट हैव स्टडीड कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अगर आप डाइपोल को अरेंज करते हो तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल गिवन बाय पी डेल ई बाई डेल आर। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इन जनरल फोर्स डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ई। ठीक है, अब देखो सवाल कैसे बनेगा। व्हेन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि डाइपोल मोमेंट, दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है, यहाँ पे पी रखा हुआ है। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप पी को ऐसे रखो अब फोर्स निकालो, अब पी को ऐसे रखो अब फोर्स निकालो। ठीक है, तो कह रहे हैं व्हेन पी इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड। अब बेटा यही तो बात है, फॉर्मूला तुम्हें कितना आता हो, फॉर्मूला तुम्हें कितना भी आता हो, व्हेन पी इज पैरेलल टू ई dipole has net force in direction of increasing field. When P is anti-parallel to E, net force on the dipole is in direction of decreasing field. In general, it depends on orientation of P with respect to E. अब आप तीन ऑप्शन समझ लो, एक डाइपोल को हमने एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया है, अब आपसे मैं पूछूंगा भाई बताओ इस पे कैसे फोर्स लग रही, मैं दो स्टेटमेंट लिख दूंगा, तीनों स्टेटमेंट, थ्री स्टेटमेंट्स, तीनों लिख दूंगा, इसको आप चेक करना। मान लो आपने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, उसके से फील्ड ऐसा है, फील्ड इधर डिक्रीजिंग है, इधर आप डाइपोल रखते हो तो माइनस क्यू पे जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है, प्लस क्यू पे जो फोर्स है वो वीक है, नेट फोर्स ऐसे लग रही है। तो डाइपोल मोमेंट अगर आप ई के अलोंग रख रहे हो तो जो उस पर फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है, और अगर इसी को आप अपोजिट रख दोगे तो आप चेक कर लो फोर्स कैसे लग रही है, तो ये बात लिखिएगी, डाइपोल हैज नेट फोर्स in direction of increasing field. When P is anti-parallel to E, net force on dipole is in direction of decreasing field. बेटा इसको वेरीफाई करना है, चेक करना है। एक एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिया, पॉइंट चार्ज के अलोंग पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड के अलोंग तुम रख रहे हो, तुम देख रहे हो फोर्स इधर लग रही है, इधर फील्ड इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फील्ड की तरफ लग रही है, उसको उल्टा रख के देखो, सेकंड स्टेटमेंट को वेरीफाई करो। सोचो इतने सारे पैराग्राफ में एक छोटी सी बात कितनी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, और ये जे एडवांस के लेवल की बातचीत है, इसका लेवल जे एडवांस के लेवल का है। नेक्स्ट मैं इंटरप्रेट करने आ रहा हूं गॉस लॉ के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैं उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं, एंड यू विल बी क्वाइट सरप्राइज टू लर्न कि कितने इंपॉर्टेंट महा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द गॉस लॉ। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, Gauss law is true for any closed surface, no matter what its shape or size. कैसा भी Gaussian surface ले लो, उसके लिए वैलिड, शेप एंड साइज से मतलब नहीं है।
Term Q on the right side of Gauss law includes sum of all charges enclosed by the surface. The charges may be located anywhere inside the surface. That means गॉस लॉ के एप्लीकेशन के लिए जब आप एक गॉसियन सरफेस बनाते हो तो जो फ्लक्स होता है वो एनक्लोज चार्जेस की वजह से होता है, जो फील्ड होती है वो रिजल्टेंट फील्ड होती है. तो फील्ड expression of field E is due to all the charges whether inside Gaussian surface or outside. तो गॉस लॉ से बेटा आप लोग फैमिलियर ही हो. तो गॉस लॉ सिंपली ये कहता है कि अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है, some charges are enclosed inside and some are outside, then कोई पर्टिकुलर पॉइंट अगर तुम चूज करोगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड तो सभी बनाएंगे. तो जो आप गॉस लॉ लिखते हो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू नेट एनक्लोज चार्जेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो नेट फ्लक्स इज ड्यू टू एनक्लोज चार्जेस बट फील्ड इज ड्यू टू द ऑल द चार्जेस. फील्ड बाय डिफॉल्ट सारे चार्जेस की वजह से आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है, फील्ड रिजल्टेंट आ रहा है. अब जो अगला पॉइंट है उसके इंटरप्रिटेशन ध्यान रखना. इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए कर रहे हो, इट बिकम्स ई डी ए कॉस थीटा. तीन वेरिएबल्स हैं, ई है, डी ए है, कॉस थीटा है, तीन वेरिएबल्स हैं. वो तीन वेरिएबल से हमें डील करना है वाइल इंटीग्रेटिंग. तो आपका इंटीग्रेशन इजी हो इसके लिए ई डी ए कॉस थीटा ये सिंगल वेरिएबल में आना चाहिए. तो व्हाट शुड बी चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस हम कैसे चूज करें. तो गॉसियन सरफेस इस तरह से चूज होना चाहिए सो दैट वो इंटीग्रेशन आसानी से हो सके. अब उसके लिए करना क्या है. इन द सिचुएशन when surface is so chosen that there are some charges inside and some outside, the electric field whose flux appears on the left side is due to all the charges both inside and outside. The term Q on the right side however represents only the total charge inside S. तो ये बात मैं आपसे पहले कर चुका हूं, इंपॉर्टेंट बात थी. Field is due to all the charges and flux is only due to enclosed charges. The surface that we choose for the application of Gauss law is called Gaussian surface. You may choose any Gaussian surface and apply Gauss law. However, take care not to let the Gaussian surface pass through any discrete charge. ये बात बेटा इंपॉर्टेंट है and one of the most important points है. Take care not to let Gaussian surface to pass through any discrete charge. Take care not to let Gaussian surface pass through any discrete charge. मतलब आप Gaussian surface जब चुन रहे हो तो Gaussian surface किसी चार्ज के ऊपर से पास नहीं कर सकता. ये सिचुएशन नहीं हो सकती कि आपने कहा एक पॉइंट चार्ज है and a Gaussian surface passes through that charge. This is not allowed. Why not allowed? R tending to 0 के लिए एक पॉइंट चार्ज का जो फील्ड है क्या वो डिफाइंड होगा. बिकॉज फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज डिपेंड्स ऑन 1/r². तो R tends to 0 के लिए उस पॉइंट चार्ज का जो फील्ड है दैट टेंड्स टू इंफिनिटी. दैट मीन्स अगर आप इस पॉइंट पर फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैन यू कैलकुलेट फ्लक्स व्हेन फील्ड इज नॉट डिफाइंड देयर. यही बात बोल रहे हैं. दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस is not well defined at location of any charge. As you go close to charge, field grows without any bound. Infinity हो रहा है. However, Gaussian surface can pass through a continuous charge distribution.
एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर से पास कर सकता है, बट एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर से नहीं पास कर सकता। ठीक है, सिंपल सी बात। यही मैंने आपसे शुरुआत में ग्रेनी नेचर ऑफ चार्जेस जब मेरी बात हो रही थी, कंटिन्यूअस चार्जेस और डिस्क्रीट चार्जेस के बारे में जब बात हो रही थी, अब उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं। तो आप अगर टेक्स्ट बुक प्रॉपरली पढ़ रहे होगे तो उसकी जो शुरुआत की बात है वो बात की बात से कनेक्ट जरूर होगी। तो शुरुआत में ये बात बोली गई थी कि जैसे कि अ स्ट्रेट लाइन इज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो आप अगर एक लाइन ऑफ चार्ज लेते हो, सपोज आप एक लाइन ऑफ चार्ज ले रहे हो, सपोज आप एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का आप एक वायर ले रहे हो, इस वायर का फील्ड आप कैलकुलेट करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो एज वी आर फैमिलियर कि हम इस तरह से गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं, तो उसका जो कैप होता है दैट क्रॉसेस दिस। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया? ऊपर तो बोल रहे हैं कि डिस्क्रीट चार्जेस से पास नहीं कर सकता है। तो यहाँ बेटा इंपॉर्टेंट बात ये, आप ये इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस आर प्लेस वेरी क्लोज टुगेदर, और हमारा जो गॉसियन सरफेस है दैट इज नॉट क्रॉसिंग थ्रू अ पर्टिकुलर चार्ज, बट इट इज क्रॉसिंग थ्रू गैप बिटवीन दीज टू चार्जेस। इस गैप से पास कर रहा है। तो आप सोचो एक पुरानी बात एक नई बात से कैसे रिलेट हो गई, कितनी पावरफुली एनसीईआरटी ने एक छोटी सी बात में एक जेम रख दिया है। दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर जी एडवांस। जी एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। इन फैक्ट गॉस लॉ is often useful towards a much easier calculation of the electrostatic field when system has some symmetry. एक्चुअली जब सिमेट्रिकल सिचुएशन होती है ना, तो ई डी ए कॉस थीटा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल ले लो, गॉसियन सरफेस कैसा चुने? तो गॉसियन सरफेस ऐसा चुने सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हो जाए। तो ई और एरिया पैरेलल हो जाएंगे तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो एक वेरिएबल खत्म हो गया, कॉस थीटा 1। और गॉसियन सरफेस ऐसा चुनो जिसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। आप कोई सा भी एग्जांपल ले लें, पॉइंट चार्ज की वजह से आप स्फेरिकल सरफेस चूज करते हो, उस स्फीयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू थ्रू आउट कांस्टेंट होता है मैग्नीट्यूड में। आप एक लॉन्ग वायर के लिए एक सिलिंड्रिकल सरफेस चूज करते हो, उस सिलेंडर के सरफेस पे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो चूज द गॉसियन सरफेस इन सच ए मैनर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल, नंबर 1। नंबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ऑन दैट सरफेस। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, finally, Gauss law is based on inverse square dependence on distance contained in the Coulomb's law. ये कह रहे हैं क्योंकि Coulomb's law इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इसलिए गॉस लॉ फॉलो हो रहा है। एनी वायलेशन ऑफ गॉस लॉ will indicate departure from inverse square law. That means Gauss law is consistent with inverse square law nature of Coulomb's law. ऐसा ये बता रहे हैं। तो रीजन सिंपल सा है, बहुत सिंपल सी बात ये है। देखो बहुत सिंपल सी बात ये, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आप एक स्फीयर का एक स्लाइस ले लो, ठीक है। ये कर्व सरफेस का रेडियस r1 है, ये कर्व सरफेस का रेडियस r2 है, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव। ठीक है। तो आपने एक स्लाइस ले लिया कि स्फीयर का, तो इस पॉइंट पर फील्ड ऐसे होगी, लेट मी कॉल इट E2। इस पर फील्ड ऐसे होगी, लेट मी कॉल इट E1। इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, लेट मी कॉल इट A2। इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, लेट मी कॉल इट A1। ठीक है।
जो साइड के फेसेस हैं, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है, एंगल 90 डिग्री का है, तो साइड के सारे फेसेस से फ्लक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये सरफेस है, इस सरफेस से जो फ्लक्स की वैल्यू है d∅1, that will be equal to field of this charge into dA1 cos 180 डिग्री EDA cos थीटा। ये जो सरफेस है, इससे जो फ्लक्स की वैल्यू है वह Q अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर dA2 cos 0। बट अगर आप दोनों को सम करोगे, ऐड करोगे, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई? क्या ये फ्लक्स और ये फ्लक्स इक्वल है? आप चेक करो, ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली इक्वल है, बिकॉज dA1 cos 180 डिग्री अपॉन R1 स्क्वायर is solid angle separated by this area at point charge, and similarly ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, जो सॉलिड एंगल ये वाला एरिया बना रहा है वही सॉलिड एंगल ये वाला एरिया बना रहा है। तो इसी वजह से जो फ्लक्स की वैल्यू हो रही है, ये दो टर्म्स इक्वल है, dA cos 180 अपॉन R1 स्क्वायर, dA cos 0 अपॉन R2 स्क्वायर, दोनों सॉलिड एंगल्स इक्वल है, सेम सॉलिड एंगल को बिलोंग कर रहे हैं। तो जितना फ्लक्स इन हो रहा है उतना ही फ्लक्स आउट हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सीधा सा एक ही है कि यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स है, वहां पॉजिटिव फ्लक्स है, बट नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स इस सॉलिड एंगल में थ्रू दिस एरिया एंड थ्रू दिस एरिया सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इज क्रॉसिंग। अगर ऐसा नहीं होता, यहां पर मान लो फील्ड की वैल्यू R⁴ होती, R⁴ होती, तो जो फ्लक्स यहां से वही फ्लक्स यहां से नहीं होता, ये एक दूसरे को कैंसिल ऑफ नहीं करते, तब जो फ्लक्स होता वो प्रोपोर्शनल टू R हो जाता। ध्यान सुनना इस बात को, इसका फ्लक्स इसके फ्लक्स को कैंसिल ऑफ कर रहा है, नेट फ्लक्स 0 हो रहा है। वो तभी पॉसिबल हुआ जब डिनोमिनेटर R² था, तभी ये सॉलिड एंगल बराबर हुए। अगर ये R⁴ होता, ये R⁴ होता, तो फ्लक्स वुड हैव बीन डिपेंडेंट ऑन R, फ्लक्स R पे डिपेंडेंट होता। फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल कांस्टेंट नहीं होता, इससे जितना फ्लक्स जा रहा है उतना इससे नहीं होता, वो R पे डिपेंडेंट होता, R⁴ पे डिपेंडेंट होता। और क्योंकि कूलॉम्स लॉ में फील्ड 1/r² का फैक्टर है, इस वजह से फ्लक्स थ्रू दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इस पोजीशन, R पे डिपेंडेंस नहीं आ रही है, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे कैंसिल ऑफ कर रही है, ये कैंसिल ऑफ नहीं होता, फ्लक्स वुड हैव बीन डिपेंडेंट ऑन R। तो इट इज कूलॉम्स लॉ विच इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इस वजह से गॉस लॉ की वैलिडिटी है। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट बात, कितने सिंपल मैनर में यहाँ पे लिखी हुई है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बेटा इसको ध्यान रखना है। तो आई होप ये पूरा सेशन तुम्हारे लिए एंजॉयबल रहा होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग रहा होगा। एनसीईआरटी में बहुत डेप्थ है, अगर आपके पास कोई और टेक्स्ट बुक नहीं है फैमिलियर तो आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे एक्सटेंशन लेंगे, दैट मीन्स हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एटसेट्रा के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में आएगा हमारा। तो इस सेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इतना ही। तो कीप स्टडिंग विद मी, कीप हंटिंग फॉर gems from NCERT. My best wishes to you. Thank you, everyone. Thank you.